हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो आपका सभी ब्रांच के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और आज का है हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, जो आपकी ओडी विच इज़ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 1 है। ठीक है, मैंने दो पार्ट में आपको ये सीरीज को बनाया, जिसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट करेंगे। और ये मैंने आपके CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जाम के लिए लिया, और लेकिन वैसे आपके गेट के थ्रू भी आपके मैंने इसके क्वेश्चन लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए गेट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगी और ये सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इसका जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर बताना है। देखिए ये जो हमारा पूरा टॉपिक है ना, ये आपका होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका आपका कांस्टेंट आपका एक कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है वाला आपका ये चैप्टर है। देखिए इसमें हम लोग करते क्या है ना, इसमें हमारे पास आपके 3 केसेस होते हैं। 3 केसेस के थ्रू हम लोग यहाँ पर इसके आंसर निकालते हैं। अगर आपको 3 केस के आंसर पता है, जो इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमारी आएगी, तो उसकी जो इक्वेशन जो आती है ना रूट्स, उसके यहाँ पर केस जो बनते हैं वो आपके 3 केस होते हैं। तो मैं आपको तीनों केस यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देन बताऊँगा कि इसमें कौन सा लगा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर ले जाता हूँ, फिर यहाँ वाले क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे रहते हैं, यहाँ पर हमारे 3 केस बनते हैं। ठीक है, जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी इस केस में, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसके मेरे भाई 3 केस बनेंगे। 3 केस मैं शॉर्ट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो हमारा पहला केस बनेगा, फर्स्ट लिख दिया। फर्स्ट केस में हमारे जो रूट होंगे वो आपके रियल होंगे और आपके डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब रियल वैल्यू होगी और अलग अलग होंगे, उसको हम बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, अगर ये इस टाइप का है, मतलब जो यहाँ पर हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी, जो हमें जनरल ऑक्सिलरी इक्वेशन वो मैं दिखाता हूँ आपको। जनरल हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है आपकी AY डबल डैश प्लस BY डैश प्लस CY इज इक्वल टू 0। इसकी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगी वो हमारी बनेगी आपकी AM स्क्वायर, ये M क्यों आता है, ये आता है ऑक्सिलरी इक्वेशन में आता है, प्लस BM प्लस C इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। जो इसके जो रूट आएंगे उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे रूट कैसे होंगे, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पर रूट अगर हमारे यहाँ पर रियल और डिस्टिंक्ट, मतलब एक रूट M1 है और एक रूट यहाँ पर M2 है, मतलब M1 यहाँ पर M2 के बराबर नहीं है, M1 डज नॉट इक्वल टू M2। ठीक है, और ये आपके दोनों क्या है, रियल। दोनों अगर हमारे ये रियल हैं, इसका मतलब इस टाइम क्या होता है, इस टाइम जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको आप D बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट स्पेलिंग देख लेना, शायद ये होती है। इसको हम D से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है आपकी B स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव आता है विच इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस केस में जो हमारे इसके आपका सॉल्यूशन आता है इक्वेशन का, वो आता है y इज इक्वल टू C1 e की पावर M1x जो पहला है रूट, प्लस C2 e की पावर M2x। ठीक है, तो ये है आपका पहला वाला केस, जब आपके यहाँ पर क्या हो, जब हमारे यहाँ पर आपका रियल और डिस्टिंक्ट रूट हो। ये हमारे क्या होता है, ये हमारे आपके प्योरली आपके एक्सपोनेंशियल या ग्रोथ करेंगे, या फिर डी के सॉल्यूशन देता है। ठीक है, जैसे आपके RC सर्किट होता है ना इलेक्ट्रिकल में, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, वही फॉर्मेट है। सेकेंड केस होता है जब यहाँ पर हमारे आपके रूट कैसे हो, रियल हो और आपके इक्वल हो। ठीक है, तो कैसे लिखूँ इसको, रियल एंड इक्वल करता हूँ। रियल एंड इक्वल रूट है, अगर रियल एंड इक्वल रूट, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, रियल एंड इक्वल रूट मतलब जो M1 है वही आपका M2 है, और माना कॉमन M है, मतलब ठीक है दोनों के रूट की वैल्यू यहाँ पर सेम है, और दोनों कैसे हैं, रियल है। अगर ये दोनों यहाँ पर रियल होते हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट, जिसको आप D बोलते हैं, B स्क्वायर माइनस 4AC, इसकी वैल्यू क्या आती है, ये आती है 0। ठीक है, यहाँ पर दिखा देता हूँ, B स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0 इस केस में होता है। ठीक है, तो इस टाइम में जो आपके सॉल्यूशन आते हैं, हमारे सॉल्यूशन आता है y इज इक्वल टू C1 प्लस यहाँ पर आता है C2 के साथ x का फैक्टर मल्टीप्लाई होता है। देखिए ये लोग भूल जाते हैं, यहाँ पर C2 के साथ x का फैक्टर मल्टीप्लाई होता है और बाहर पर e की पावर mx। ठीक है, मतलब e की पावर ये mx जो m कॉमन है, ये आपका दोनों में मल्टीप्लाई होता है, बस C2 के साथ x आता है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये आप भूलना मत। ठीक है, और देखिए जो हमारा थर्ड केस है, थर्ड केस में हमारे क्या आता है, हमारे कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी रूट आते हैं। कॉम्प्लेक्स या इसको लिखता हूँ इमेजिनरी रूट। ठीक है,
देखिए मतलब क्या हुआ, जो हमारी m की वैल्यू है यहाँ रूट कैसे होंगे, अल्फा प्लस जे बीटा करता हूँ, अल्फा कॉम्प्लेक्स के लिए दो आएंगे ना प्लस माइनस, अल्फा प्लस माइनस जे बीटा या आयोटा भी लिखते हो आप लोग, तो आयोटा से भी समझ सकते हैं। तो ये इसके हमारे आते हैं रूट्स, ठीक है। तो इस टाइम पे जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, उसकी वैल्यू आती है नेगेटिव, मतलब ये क्या हुआ आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर आएगा मेरे भाई नेगेटिव, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारे जो सोल्यूशन बनते हैं वो हमारे सॉल्यूशन बनते हैं आपके y इज इक्वल टू ई की पावर, यहाँ पर ए एक्स से वो कर लेते हैं, देन यहाँ पर आएगा आपका, एक मिनट, देन यहाँ पर आएगा c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, ठीक है। तो ये हमारे तीन केस है और तीनों केस के सॉल्यूशन है। तो आपको ये तीन केस याद हो गए तो आप मतलब समझिए कि आप ये वाले इस टाइप के जो फॉर्मूले के क्वेश्चन होते हैं वो सब आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं इस क्वेश्चन में आता हूँ, जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0। देखिए अब ये वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर जो मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म बताई थी वो क्या होता है, वो होता है आपका a जो आपका कॉन्स्टेंट है a डबल वाई प्लस आपका होता है b वाई डैश प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम यहाँ पर से ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन की जगह y डबल डैश की जगह हम लगाएंगे m, तो ये जाएगा a m का स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है। अब हम यहाँ से इसके करेंगे रूट्स फाइंड, ठीक है। तो देखिए इस वाले को हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कैसे बनेगा, ये वाला क्वेश्चन हमारा बनेगा, ये है आपका y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊँ तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से y डबल डैश की जगह m स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ m स्क्वायर प्लस ये y के साथ सिर्फ कॉन्स्टेंट लेते हैं c, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी 4, तो m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे भाई, m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, और हम इसको यहाँ पर से करेंगे तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2j या फिर 2i, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर रूट क्या है हमारे, एक आया आपका प्लस 2i और एक आया आपका -2i, ठीक है। तो ये हमारे कौन से रूट आए, ये हमारे आपके कॉम्प्लेक्स है, मतलब इमेजिनरी रूट आए, ठीक है। तो ये हमारी कैसी बन गई आपकी इमेजिनरी वाली आपकी इक्वेशन बन गई, मतलब इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स का मैंने क्या बताया था आपको, ये देखिए अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट है आपके इस फॉर्मेट में तो हमारा जनरल सॉल्यूशन ये आता है, ठीक है। तो वही मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या है हमारा, जो आपकी m की वैल्यू आई है, m की वैल्यू आई है आपकी प्लस माइनस 2i, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है आपका, ये आपके 0 आपका प्लस माइनस 2 0 प्लस माइनस आपका बीटा आई के फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ से आपका इमेजिनरी पार्ट ये, सॉरी अल्फा जो पार्ट है आपका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट जो बीटा है इसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये कैसा आ गया हमारा, ये आ गया आपका इमेजिनरी। और इस टाइप के लिए सॉल्यूशन क्या होते हैं हमारे, सॉल्यूशन होते हैं y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स या फिर अल्फा एक्स कहते हैं, ई की पावर अल्फा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, ठीक है। ये हमारा इसकी इक्वेशन होती है, बस इसमें वैल्यू पुट करते हैं मेरे भाई। अब तो y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा की वैल्यू 0 है तो ई की पावर 0, ठीक है। देन यहाँ क्या आ जाएगा c1 कॉस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे भाई 2, तो बीटा कॉस 2x प्लस यहाँ पर आ जाएगा c2 साइन बीटा की वैल्यू 2 है तो ये आ जाएगा आपका 2x, ठीक है। तो अल्टीमेट हमारी ये आ जाएगी। और आपको पता होगा e की पावर 0 क्या होता है, e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू ये करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। तो c1 कॉस 2x प्लस c2 साइन 2x, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन के सॉल्यूशन आएंगे, c1 cos 2x प्लस आपका यहाँ पर आएगा c2 cos 2x। तो आ जाएगा आंसर आपका ये आंसर नंबर ये आपका c1 cos 2x होगा और ये आपका होगा c2 cos 2x, ठीक है, c2 sin 2x। ये देखिए ऐसे हमारे का आंसर आता है। बाकी मैंने इसको यहाँ पर आपको तीनों आपके वो दिखा रखे हैं फॉर्मेट। हमारे तीनों फॉर्मेट क्या होते हैं, आपका रियल और आपका डिस्टिंक्ट रूट हो, आपका रियल और इक्वल हो, और आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी रूट हो, तो उस टाइम पर हमारा ये बनता है। देखिए जब भी हमारे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आते हैं ना रूट, तो हम उसको बोलते हैं आपका स्पेशल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। आपकी इक्वेशन जो बनती है उसको स्पेशल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक है। देखिए बाकी ये वाली जो
इक्वेशन है ना, मैं आपको एक और ट्रिक दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। अगले पेज में आता हूँ। देखिए अगर आपकी कभी भी आपकी इक्वेशन अगर इस फॉर्म को आप याद कर लिए फॉर्म को वाई डबल डैश प्लस ओमेगा वाई, या फिर आप इसको ओमेगा स्क्वायर वाई कर दो, ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अगर आपकी इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म नहीं है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब वाई डैश नहीं है, ठीक है। अगर ये आपकी आपके टाइप के इक्वेशन हो जिसमें आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ना हो, सेकंड हो और आपका वाई का कांस्टेंट वैल्यू, तो आप इसको समझ जाएं कि ये कैसा होगा। ये होगा आपका एस एच एम मतलब क्या होगा, एस एच एम मतलब स्पेशल हार्मोनिक आपका मोशन। ये कहाँ लगता है, ये हमारा तभी लगता है जब यहाँ पर हमारे प्योरली इमेजनरी पोल बनते हैं। ओनली वैलिड व्हेन प्योरली इमेजनरी पोल बनते हैं, इमेजनरी पोल या फिर आप इनको रूट्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपका तभी वैलिड होता है आपकी इस टाइप की इक्वेशन। ये आपके जनरली आपके पावर सिस्टम में भी आपका जब वेव एनालिसिस करते हैं ना तब हमारे लिए यूज़ होती है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन क्या आएगा मेरे भाई, y इज इक्वल टू आता है C1 cos ओमेगा एक्स प्लस C2 साइन ओमेगा एक्स। आप ऐसी इक्वेशन देखोगे ना तो आप सीधे डायरेक्ट ये भी याद कर सकते हैं कि जब भी आप इस टाइप की इक्वेशन देखेंगे जिसमें आप फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म गायब है, तो आपका इमेजिनरी इक्वेशन होगी और उसके रूट्स ऐसे आते हैं, मतलब उसकी सॉल्यूशन ये आता है। और यहाँ पर जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। जो आपका वाई का कोफिशिएंट होगा, तो मतलब वाई का कोफिशिएंट करता हूँ, वाई का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो टर्म, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाई डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0, वो दिखाता हूँ मैं आपको इसके थ्रू, विच इज़ यहाँ पर था आपका वाई डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर जो ओमेगा है वो y का कोफिशिएंट, ये इसका कोफिशिएंट मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √4, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2। बस ओमेगा की वैल्यू 2 आपने इस फॉर्मेट में पुट करनी है, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू C1 cos 2x प्लस C2 साइन 2x। देखिए 5 सेकंड में आंसर ऐसे निकलता है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है और कहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके थ्रू आप इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, द पर्टिकुलर इंटीग्रल पी जिसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू बतानी ऑफ d प्लस 4y। ये क्वेश्चन गलत है, d स्क्वायर प्लस 4y होना चाहिए था, d स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, इसकी हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले सिंपल बताता हूँ, फिर इसको डिटेल में दिखाएंगे। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल जब हम निकालते हैं ना, तो हम करते हैं 1/fd, जो आपका फंक्शन है उसके d को जो हम इनको करते हैं, देन यहाँ पर हम लोग आपको पुट करते हैं इसकी वैल्यू, जो आपका यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है। देखिए यहाँ पर d की वैल्यू स्क्वायर में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/fd स्क्वायर इंटू साइन ax, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक टर्म मान लेते हैं साइन के साथ ax है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर यहाँ पर पुट करते हैं, देन हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ये कैसे आया, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे आता है। एक मिनट, इस कलर से दिखाते हैं। देखिए हमारे जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है ना, इसको हमारे जो हम लोग यहाँ पर आपको फाइंड करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि राइट हैंड साइड में हमारा क्या है। देखिए जैसे यहाँ पर राइट हैंड साइड में साइन 2x था ना, मतलब यहाँ पर एक साइनसोइडल फंक्शन था, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग इसको आपको निकालते हैं। तो देखिए मैं इसको दिखाता हूँ कैसे। हमारा जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है पी भाई कैसे निकलता है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं RHS साइड इक्वेशन का, ठीक है। RHS के हिसाब से निकालेंगे, RHS के हिसाब से हमारे केस बनते हैं, जैसे पहले वाले में थे वैसे यहाँ पर RHS के हिसाब से हमारे केस बनते हैं। अगर यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, आप इजी समझ जाएंगे। देखिए अगर यहाँ पर RHS हमारे राइट हैंड साइड में, यहाँ पर अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, मतलब e की पावर ax टाइप का फंक्शन है, जो आपको बोलते हैं आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर ax, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस टाइप का में हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा पी वो होगा आपका 1/fd, जो होगा फंक्शन ऑफ d है इसमें, देन हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर ax से, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी ये d की वैल्यू है ना, d की वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू होती है, मतलब आप सीधा यहाँ पर d इज इक्वल टू ए को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, d इज इक्वल टू ए को सब्स्टिट्यूट करते हैं इस टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पर हम d इज इक्वल टू ए को पुट करते हैं, और यहाँ पर अगर फंक्शन की वैल्यू हमारी a पर, f ऑफ a की वैल्यू यहाँ पर अगर 0 आ जाए, तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका केस यहाँ पर फेल हो जाता है। तो इस टाइम में क्या करते हैं, यहाँ पर केस फेल हो जाता है, तो हम यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करते हैं इस फंक्शन को, और आपका नीचे जो आपका ये है
डिनोमीटर इसका हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब एफ डबल डैश एफ सिंगल डैश ऑफ टी आ जाएगा, बाकी ई की पावर ए एक्स, क्योंकि यहाँ पर जब जीरो जाता है तो जीरो बाई जीरो फॉर्म हो जाती है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ऐसा यूज़ करते हैं, एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, देन नीचे वाले टर्म का यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएट करते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं अगला केस दिखा रहा हूँ, इस कलर से दिखाते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर हमारे राइट हैंड साइड में यहाँ पर साइनसोइडल वेव फॉर्म का फंक्शन हो, मतलब साइन ए एक्स हो, जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया है साइन ए एक्स हो, या फिर हमारा क्या हो आपका कॉस ए एक्स। ठीक है, साइन और कॉस में क्या सिर्फ 90 डिग्री का फ़र्क है, बाकी जो वेव फॉर्म आती है वो सेम आती है। ठीक है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जब साइन और कॉस का है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो बताया था मैंने पीछे भी, पर्टिकुलर इंटीग्रल करते हैं 1 एफ डी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइन ए एक्स, साइन ए एक्स है तो साइन ए एक्स, या बी एक्स है तो बी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा डी स्क्वायर है, ये जो डी स्क्वायर है इसकी वैल्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, पहले ए स्क्वायर करेंगे, देन यहाँ पर माइनस साइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इसकी वैल्यू होती है। और अगर यहाँ पर केस फेल हो जाए, केस फेल कब होगा, अगर हमारा डिनोमिनेटर ये जो नीचे वाला पार्ट है, अगर ये डिनोमीटर हमारा जीरो हो जाए तो हमारा केस फेल हो जाता है। तो इस टाइम में जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा, देन यहाँ पर वही आप एक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे, देन 1 एफ डैश डी। ठीक है, वही आपका पार्ट है, देन आपका यहाँ पर जो भी टर्म है आपको वो लिखोगे साइन ए एक्स। तो ये है आपका केस 2। ठीक है, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपका क्वेश्चन में है, यही आपके दो आपके एग्जाम में आता है। इसके अलावा एक केस और है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इस कलर से दिखा देते हैं। तो देखिए, जब भी आपका यहाँ पर आर एच एस में राइट हैंड साइड में आपका यहाँ पर x की पावर n इस टाइप का पॉलिनोमियल हो, तो हम यहाँ पर 1/fd को जो होता है ये, इसको हम लोग यहाँ पर ना सीरीज में बनाते हैं 1 प्लस डी की पावर -1। ठीक है, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं और हम इसकी यहाँ पर सीरीज को एक्सपेंड करते हैं। इसका मैंने क्वेश्चन लिया है, तो वो मैं आपको शायद कल की वाली क्लास में दिखाऊंगा। ठीक है, ये आपकी कल की क्लास में क्वेश्चन दिया है, तो मैं इसको दिखाऊंगा कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम। ठीक है, तो क्या अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम, ये। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन था, हमें इसमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए, यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ पर पी आई, इसके थ्रू पी आई क्या हो जाएगा 1/fd। तो ये डी की वैल्यू क्या है, ये है आपकी फंक्शन ऑफ डी में है आपकी डी स्क्वायर प्लस 4 ये है। ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन ए एक्स, साइन ए एक्स की वैल्यू है आपकी 2x। मतलब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर से जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारी 2 आई है ना, ऐसे कंपेयर में देखोगे तो ए की वैल्यू यहाँ पर 2 आई है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि डिनोमीटर क्या होता है। पहले हमने चेक करना है कि डिनोमीटर कहीं जीरो तो नहीं हो रहा। डी की वैल्यू को हमने क्या पुट करना है, डी की वैल्यू को हमने पुट करना है आपका डी स्क्वायर के माइनस ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो माइनस ए स्क्वायर पुट करना है ये डी की वैल्यू के लिए, डी स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा -4। तो डी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहाँ पर -4 पुट करते हैं। तो देखिए, डी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पर -4 पुट करता हूँ, तो हमारा डिनोमीटर क्या बनेगा, इन डिनोमिनेटर लिखता हूँ, इन डिनोमीटर चेक करना पड़ता है कि जीरो तो नहीं बन रहा है। तो देखिए, यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 0 आ गया। मतलब क्या हो गया, ये केस ऑफ फेलियर हो गया, केस ऑफ फेलियर। तो केस ऑफ फेलियर के टाइम में क्या करते हैं मेरे भाई, हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो नीचे आपका टर्म है इसको हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगले पेज में दिखाता हूँ मैं आपको। तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है, न्यूमरेटर को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमीटर को d के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा मेरे भाई, वो बनेगा आपका x इंटू यहाँ था 1 ये था आपका, ये क्या था, ये था आपका डी स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर बगल में करता हूँ आपको, फिर यहाँ पर पुट कर देंगे कि डी स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी। तो देखिए, डी के उसके ये हो जाएगा आपका 2d, और इसका तो 4 है, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2d। तो इसका आ जाएगा आपका 1/2d। ठीक है, ये और आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही टर्म क्या था, टर्म था तो आपका साइन 2x। ठीक है, ये साइन 2x। बस यहाँ पर से अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए, यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी x/2, आगे आ जाएगा 1/d इंटू साइन 2x। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए d का 1/d का मतलब होता है आपका इंटीग्रेशन, और आपका d का अगर खाली d दिया होता है तो उसका मतलब होता है आपका डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर दिया है आपका यहाँ पर दिया है आपका
वन अपॉन डी, ठीक है। तो वन अपॉन डी को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे आपको एक्स बाई टू, ठीक है, ये आपका एक्स बाई टू आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स, क्योंकि वन अपॉन डी को मतलब वन बाई डी को हम ये दिखाते हैं आपको इन इंटीग्रेशन में। तो ये हो जाएगा आपका एक्स बाई टू, साइन का आपका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस साइन टू एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस टू एक्स, और टू का हो जाएगा नीचे हो जाएगा टू, तो ये आ जाएगा आपका माइनस एक्स बाई फोर कॉस टू एक्स माइनस एक्स बाई फोर कॉस टू एक्स, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऐसे दिया है माइनस एक्स बाई फोर कॉस, आंसर नंबर ए। देखिए ये अगर माइनस वन बाई फोर इसने अलग से लिखा है तो माइनस एक्स बाई फोर कॉस टू एक्स माइनस एक्स बाई फोर कॉस टू एक्स, तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल की यहाँ पर वैल्यू आएगी इस टाइप के फंक्शन के लिए, ठीक है। बाकी मैंने इसके आपको यहाँ पर आपको केस भी दिखा दिए कि कौन से केस में हम लोग किस टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका जब राइट हैंड साइड में ई की पावर ए एक्स हो तो ऐसे करेंगे, जब साइनसोइडल फंक्शन हो साइन हो या कॉस हो तब ऐसे करेंगे, या आपके राइट हैंड साइड में आपका एक्स की पावर एन हो तो हम सीरीज के रूप में एक्सपेंड करेंगे। देखिए इसके अलावा ये तो सिंपल बात होगी। अब देखिए एग्जाम के लिए मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि ये आपका बहुत बार आपका साइन और कॉस वाले तो बहुत बार आते हैं, तो इसको आपको स्टैंडर्ड आइडेंटिटी आप याद कर लेते हो तो अच्छा रहेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। देखिए ये क्या होता है, जब भी आपका वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस टाइप का फॉर्मेट हो इंटू यहाँ पर क्या हो साइन ए एक्स, ठीक है, जो हमारा फॉर्मेट था ये, तो इसका जो हमारा आंसर आता है वो आता है आपका माइनस एक्स अपॉन टू ए इंटू कॉस ए एक्स, ठीक है। ये आपका आंसर है इस केस का। सेकंड आपका जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है वो आती है आपके कॉस के केस में, क्योंकि इसके लाखों क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगी ये ट्रिक है, ठीक है। तो अगर आपका डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया है और यहाँ पर आपका दिया है कॉस ए एक्स, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे आप लोग सीधे यहाँ पर पुट करेंगे आपका एक्स बाई फोर, माइनस कहाँ से आ गए, एक्स बाई फोर, एक मिनट, तो आप यहाँ पर पुट करेंगे एक्स, यहाँ पर जो आपका डिवाइड में ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो टू ए इंटू साइन ए एक्स, ठीक है। ये हमारी है इस केस में वैल्यू होती है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद कर लीजिए। अगर आप इसके थ्रू देखेंगे तो हमारी थी डी स्क्वायर प्लस यहाँ पर वैल्यू थी ये डी स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है। तो डी स्क्वायर प्लस फोर थी, मतलब ए की वैल्यू टू आई, तो सिंपली आप करेंगे माइनस एक्स बाई यहाँ पर टू, ए की वैल्यू टू है, टू टू जा फोर कॉस टू एक्स, तो सीधे आंसर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का क्या आता है हमारा आंसर। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद होती तो आता माइनस एक्स, यहाँ पर ए की वैल्यू टू टू थी तो आ जाएगा टू इंटू टू और ये आ जाएगा आपका कॉस टू एक्स, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू माइनस वन बाई फोर एक्स कॉस टू एक्स, जो आंसर था आपका ए, ये देखिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आपको क्लास में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा बाकी जगहों से हट के, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम आई एफ से डिनोट करते हैं, ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है। हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर बताना है कि इस आपके इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। देखिए इसको मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, पहले इस इक्वेशन लिखता हूँ अच्छे से। यह है आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, ये हमारी इक्वेशन है। कौन सी आपकी, हमारी लीनियर है बिल्कुल, और कैसी है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट हुआ है इसलिए आपकी फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या रखा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमारा क्या होता है अगले पेज में दिखाते हैं, फिर वापस क्वेश्चन में आएंगे इस कलर से। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा है ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब हमारी इक्वेशन इस फॉर्म की होती है। किस फॉर्म की, आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का, ठीक है। ये आपका इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तब हमारा क्या होता है, अगर इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन है तब जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है आई एफ, इसको लिखते हैं हम ई की पावर यहाँ पर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। पी का हम लोग आपका डिफरेंशिएट करते हैं, आपका डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और जो इस टाइम में हमारा जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा, पूरा सॉल्यूशन ऐसा लिखता हूँ जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारा होता है आपका, हम लोग यहाँ पर y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन यहाँ पर आता है dx के साथ और एक कांस्टेंट c,
ठीक है, ये हमारा यहाँ पर यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको y को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये क्या बनती है आपकी एग्जैक्ट आपकी d/dx y इंटू आई एफ होती है ना। तो इससे ये आपका रिवर्स प्रोडक्ट रूल के जैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये भी इंपॉर्टेंट था। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा जो इसी फॉर्म में है। देखिए ये जो हमारी इक्वेशन थी ना, ये आपके जनरल फॉर्म को अगर आप कंपेयर करोगे वो था आपका dy/dx प्लस p, यहाँ पर एक्स वाई आ जाएगा, प्लस q के साथ यहाँ पर x है। ठीक है, ये तो हमारा ये फॉर्म है। तो इस फॉर्म में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही होगा आपका e की पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, यहाँ p के साथ x है तो px dx आ जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कंपेयर करके, हमारी ये y ये है तो px की वैल्यू क्या है, यहाँ पर से px की वैल्यू आपकी 10x। ठीक है, तो बाई कंपेयरिंग यहाँ पर से px की वैल्यू क्या मिली मेरे भाई, px की वैल्यू मिली हमें यहाँ पर से 10x। अब हम क्या निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ px, तो आपको 10x का इंटीग्रेशन पता होगा, उम्मीद करता हूँ सबने 12 तो क्या ही होगा। तो px का इंटीग्रेशन dx के उसमें करना है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 10x इंटू डी एक्स। तो 10x इंटू डी एक्स का स्टैंडर्ड पता होना चाहिए आपको, वो होता है आपका ln sec x। ठीक है, ln sec x हमारी यहाँ पर वैल्यू आती है। ठीक है, अब हम इसको पुट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ के लिए। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर, ये आ जाएगा आपका पी एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू ई की पावर हमारी क्या आई है, ई की पावर ln sec x, ई की पावर ln sec x। तो आपको पता होगा जब ई की पावर में ln लगता है तो ई की पावर से ln कट जाता है, तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका sec x, क्योंकि ई की पावर यहाँ पर ई की पावर में जब आपका ln होता है तो आपका ये आपस में कट जाते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका sec x, sec x आंसर नंबर सी। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सी आएगा। इस स्टेप से हम लोग ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हम लोग कैसे इक्वेशन को पहचाने और हम लोग यहाँ पर कैसे यहाँ पर आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ करके आंसर निकाला। ये हमारी इसकी जनरल इक्वेशन थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा, और जनरल सॉल्यूशन जो आता है वो ये आता है। क्या इसमें सॉल्यूशन नहीं पूछा था, खाली इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा था, तो इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला दिया है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है, देखिए ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है सारी इक्वेशन। ये आपके गेट या फिर किसी और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से देखिएगा। बाकी कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर ये समझ नहीं आया, मैं बता दूंगा आपको एक्सप्लेन करके, या एक अगला वीडियो ले आऊँगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन है। तो देखिए अगर आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो ये हमारी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो ये आता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इस टाइप की हमारी फॉर्म होती है। ठीक है, तो जब भी आपकी ऐसी फॉर्म होती है ना, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि आपकी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बननी है नहीं बननी है। तो देखिए उसको मैं आपको दिखाता हूँ इस कलर से। तो देखिए यहाँ पर हम लोग करते हैं आपका चेक एग्जैक्टनेस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे लिखो, एग्जैक्टनेस चेक करते हैं, मतलब एग्जैक्टनेस चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके लिए क्या होता है आपका एम डी एक्स, जो एम वाला टर्म है वो मैंने दिखाया था आपको, एम डी एक्स के साथ जो आपका कांस्टेंट होगा वो आपका एम होगा, प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमारी इस टाइप की इक्वेशन होती है और अगर यहाँ पर डेल एम अपॉन डेल वाई, जो एम का है इसको वाई के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे, और ये अगर डेल एन अपॉन डेल वाई के बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर अगर आता है तो हम इसको बोलते हैं आपका एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी आपकी ई एक्स ए सी टी एग्जैक्ट इक्वेशन है। ठीक है, एग्जैक्ट इक्वेशन में क्या होता है, एग्जैक्ट इक्वेशन में हम लोग सीधे सॉल्यूशन मिलता है। एग्जैक्ट इक्वेशन में हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलता है, इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलता है। और सॉल्यूशन हमारा कैसे आएगा, वो आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एम ऑफ डी एक्स। यहाँ पर हम लोग वाई को कांस्टेंट मानेंगे, वाई को कांस्टेंट करता हूँ, समझ जाना आप, वाई को कांस्टेंट मान के करते हैं। फिर अगला आता है प्लस, हम लोग यहाँ पर सिर्फ जो आपके वाई में एन वाले टर्म है उसको लेते हैं। ये लिखता हूँ आपको सिर्फ, ठीक है, अब स्पेलिंग नहीं मिल रही थी मुझे, ये लिख दिया, सिर्फ वाई वाले टर्म लेते हैं, वाई वाले टर्म लेंगे एन वाले पार्ट से। ठीक है, डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, देखिए अब हमारे क्वेश्चन देखते हैं, हमारे क्वेश्चन में क्या है। अगर हम क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करते हैं
तो हमारा डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, पहले हम वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा ये वाला पार्ट है ये m है और ये पार्ट n है। मतलब यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और जबकि यहाँ पर n की वैल्यू है आपकी एक्स वाई। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर वैल्यू है। तो हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है पहले किसका, dm अपॉन dy। ठीक है, पहले चेक कर रहे हैं हम लोग एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट नहीं होगी या होगी उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग करेंगे dm अपॉन dy। ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई और m का यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर y के टर्म में हो रहा है, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सिर्फ इसका होगा विच इज़ इक्वल टू 2y। ठीक है, अगला वाला है आपका डेल n, तो ये हो जाएगा डेल n अपॉन एक्स के उसमें होगा डिफरेंशिएट। तो x के उसमें ये आपका x का 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा y, तो ये आ जाएगा आपका y। तो देखिए यहाँ पर से क्या है, ये आपका डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। आपको लग रहा है ऐसा, ये आपको 2y इज इक्वल टू y बराबर दिख रहे हैं, नहीं, तो ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसलिए यहाँ पर पूछा है कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। ठीक है, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर उन्हीं का लगता है, वो उन्हीं में यूज़ होता है जहाँ पर आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, जो इसकी वैल्यू आई वो है 2y और इसकी ये वाली आई y। मतलब ये आपकी क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं ना, इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के भी हमारे पास 4 केसेस होते हैं। मतलब मेनली हमारे पास 2 केसेस इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में वही 2 आते हैं। एक बार आपका ES में आया आपका 4th वाला केस, बाकी 3rd वाला केस गेट में भी आ रखा है। तो खैर चलो बता ही देता हूँ सारे। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन होती है मेरे भाई, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास 4 केस होते हैं। 4 केस के थ्रू याद करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 4 केस होते हैं। तो केस 1 अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पर अगर हमारा डेल m अपॉन डेल वाई माइनस आपका डेल n अपॉन डेल x को हम करते हैं यहाँ पर अपॉन n। ठीक है, अगर ये हमारा सिर्फ आपके कब हो, जब आपका सिर्फ आपका x का फंक्शन हो। ठीक है, आपका सिर्फ x के फंक्शन के लिए यूज़ होता है, सिर्फ x का फंक्शन हो, तो हमारा ये होता है। तो इस टाइम पे हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है आपका e की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा, fx dx। p की जगह आएगा fx dx। ठीक है, ये जो इसकी वैल्यू आएगी, जो हमारे ये वाले क्वेश्चन में भी यूज़ होगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर x के थ्रू कर रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ पर ये वाला यूज़ होगा, क्योंकि y के टर्म यहाँ आ रहे हैं, देन x के टर्म में यूज़ होगा। अगला देखते हैं, अगला देखिए केस 2 दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए पहले वाले 2 केस ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर अगला केस है आपका डेल n अपॉन डेल x, मतलब ये n वाला पहले ले लिया, माइनस अगर डेल m अपॉन डेल y, और आपका ये वाला छोटा है इससे, अपॉन तब हम m करते हैं कब, जब आपके सिर्फ y टर्म हो, सिर्फ आपका y का फंक्शन हो, y का फंक्शन हो, तब हमारा ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है वो बनता है आपका e की पावर, कोई एक y के लिए मानते हैं gx करता हूँ, या gy कर दीजिए, y के लिए gy इंटू डी वाई। ठीक है, ये हमारा इस टाइप का कोफिशिएंट बनता है। अगर भाई आपका जो 3rd केस है, वैसे ये यूज़ नहीं होते, मतलब ये वाला गेट में आया एक बार। अगर आपका डेल n अपॉन डेल x माइनस सॉरी ये आपका 3rd वाला था ना, 2 तो हो गए, वापस से पहला वाला कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर अगला वाला क्या है, अगले वाले केस में हमारी यहाँ पर अगर हमारी इक्वेशन आपकी होमोजीनियस हो, लेकिन आपके दोनों इक्वल ना हो, मतलब आपकी इक्वेशन तो होमोजीनियस हो, इक्वेशन होमोजीनियस हो, और लेकिन यहाँ पर mx प्लस ny ये आपका 0 ना आए, तब इस केस में जो हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो आता है आपका 1 अपॉन mx प्लस ny। ठीक है, ये हमारा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है। और लास्ट है केस 4, एक बार ES में इसका क्वेश्चन आ रखा है, तो इसको बता देते हैं आपको। कलर वापस कोई नया हरा, तो ये हमारा केस 4 है। केस 4 में जब भी हमारी आपकी इक्वेशन आपकी मान लेते हैं x की पावर a और आपकी y की पावर b हो, देन यहाँ पर वो आपका my dx, my के साथ dx हो, प्लस n के पास x dy हो, इस टाइप की इक्वेशन हो, प्लस x की पावर c प्लस y की पावर d मान लेते हैं, देन यहाँ पर py के साथ dx हो, प्लस q के साथ x dy हो, इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग यहाँ पर सिर्फ ग्रुपिंग मेथड का ही यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई हमारी मेथड यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकती। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड का ही यूज़ करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्या ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो हमारा क्वेश्चन था ये।
तो देखिए यहाँ पर हमारी इक्वेशन बराबर नहीं आई, तो हम लोग कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर देखिए डी की वैल्यू ज़्यादा है और आपकी इसकी वैल्यू कम है, तो कौन सा केस लगेगा, यहाँ पर देखिए पहला केस लगेगा कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसकी वैल्यू कम है, तभी ये माइनस होगा। ठीक है, अगर इसकी ज़्यादा होती तो ये वाला केस लगता, तो हमारा केस 1 लगेगा यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको केस 1 लगा के। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये हमारा केस है आपका डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस हो जाएगा आपका डेल एन अपॉन डेल एक्स अपॉन एन। ठीक है, ये वाला केस लगेगा। ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू थी आपकी, ये थी आपकी 2y माइनस वाई, 2y माइनस वाई। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है आपकी एक्स वाई, तो एन की वैल्यू पुट करिए आपने एक्स वाई, तो 2y में से एक y कम करेंगे तो y, नीचे आपका एक्स वाई, तो y से y कट गया, यह है आपका 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपकी 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये आपकी सॉरी यहाँ पर ये हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आपके ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो ई की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन एक्स डी एक्स। 1 अपॉन एक्स का हम जो जब आपको इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है आपका लॉग, तो ई की पावर आ जाएगा एल एन एक्स, तो ई की पावर से आपका एल एन कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा आपका एक्स। तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका एक्स, विच इज़ आंसर नंबर ए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो मैंने इसको आपको एक ही पेज में सॉल्व कर दिया, छोटा सा ही था, लेकिन मैंने इसके कॉन्सेप्ट समझाया आपको। पहले हम एग्जैक्टनेस चेक करते हैं, अगर ये ऐसी हुई तब तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, अगर नहीं हुई तो हमारे पास ये 4 केसेस हैं। अब चारों में से जिसके अंदर आपका वो लाई कर रहा है वो आप यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर आंसर निकालेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मतलब अगला क्वेश्चन दिया है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द कॉची यूलर इक्वेशन। कॉची यूलर इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बताओ, ये इक्वेशन है। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लगानी है, यहाँ पर हमने लगानी है आपकी कॉची यूलर इक्वेशन। देखिए कॉची यूलर जो इक्वेशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्वी डायमेंशनल इक्वेशन। एक बार ये एक एग्जाम में आया है कि किसका और नाम ये है, तो मैं इसको दिखा देता हूँ कि इसका जो और नाम है वो है आपकी इक्वी डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, इक्वी डायमेंशनल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे हर जो टर्म होते हैं ना, यहाँ दिखाते हैं आपको, जो आपकी कॉची यूलर करेक्टेड से मत समझना, कॉची यूलर इक्वेशन लिखी है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो टर्म होता है वो आपका वो x की पावर n और यहाँ पर y की पावर का nth डेरिवेटिव, मतलब y डैश या y डबल डैश या y ट्रिपल डैश इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मतलब इसका अगर हम देखेंगे तो आपको एक साथ में लगे रहते हैं, मतलब ये आपका अगर x2 है तो y के साथ ये डबल डैश लगा होगा, देन आपका x सिंगल है तो y के साथ सिंगल लगा होगा, देन आपका y। अगर इस टाइप की फॉर्म है ना, इस टाइप की फॉर्म में मतलब हमेशा जो पावर का डेरिवेटिव का ऑर्डर है उसके ही बराबर ये होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इक्वी डायमेंशनल, इसलिए इसका नाम है इक्वी डायमेंशनल। तो इस टाइप की इक्वेशन को हमारे पास सॉल्व करने के 2 मेथड है। ठीक है, हमारे पास सॉल्व करने के 2 मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, पहला है आपका, हम लोग यहाँ पर ई की पावर जेड के थ्रू का करते हैं, या फिर हम सेकेंड करते हैं आपका सेकेंड हम लोग करते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एम, जिसमें हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं इस टाइप की इक्वेशन के लिए। तो अगर मैं इसको एक ही से करूं या फिर मैंने इसको सारे से सॉल्व करूं, तो जिससे आपके लिए दोनों के लिए सिंपल हो जाए। अगर आप एग्ज़ाम में करेंगे तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप एग्ज़ाम के लिए इसमें आप सेकंड वाली इक्वेशन, जिसको हम ट्रायल इक्वेशन बोलते हैं ना, आप उसके थ्रू करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। खैर मैं इसमें दोनों में दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे ये क्वेश्चन था, इसमें अगर मैं आपको यहाँ पर एक्स की जगह पहले मेथड करता हूँ, मेथड 1, तो मेथड 1 के हिसाब से दिखाऊंगा। तो अगर यहाँ पर क्या करते हैं, हम x की जगह e की पावर z को सब्स्टिट्यूट करते हैं, e की पावर z हम पुट करते हैं, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू यहाँ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लॉग लेना पड़ेगा ln x, तो z की वैल्यू हो जाएगी ln x। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए x y डैश को हम लोग लिखते हैं dy, तो हम x2 और y डबल डैश को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम d-1। ये हमारे इसका कांस्टेंट एक आपका फीचर होता है। बाकी d का मतलब क्या है, d का मतलब है आपका डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी जेड। जैसे वहाँ पर 1/d का मतलब इंटीग्रेशन था, तो d का मतलब यहाँ पर ये होता है। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ।
एक मिनट, देखिए यहाँ पर हमारी अगर इक्वेशन देखेंगे तो क्या थी आपकी, एक्स डबल डैश एक्स टू वाई डबल डैश एक्स टू वाई डबल डैश प्लस यहाँ पर था आपका, नहीं माइनस टू एक्स वाई था ना, माइनस टू एक्स वाई डैश प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, अगर एक्स वाई डैश है तो उसको हम डी वाई लिखेंगे, एक्स डबल डैश वाई डबल डैश है तो डी डी माइनस वन लिखेंगे, तो इसकी जगह डी डी माइनस वन आ जाएगा, माइनस टू डी वाई आ जाएगा प्लस टू, इसकी जगह डी की जगह डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो फॉर्म हमारी कैसी बन जाएगी, ये हमारी बनेगी यहाँ पर डी डी माइनस वन, ये पहले वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए टू कांस्टेंट है ये बाहर ले लिया, ये क्या आ जाएगा फिर आपका डी, देन ये आपका कांस्टेंट है टू, और सबके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबके साथ हमारा फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई, ये जो आपका वाई कांस्टेंट है ये आपका कोएफिशिएंट है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर से इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आएगा डी स्क्वायर माइनस डी और माइनस टू डी प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हमारी क्या आ गई, यहाँ पर से ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन को डी के टर्म में आ गई तो हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्सिलरी के लिए क्या करेंगे हम लोग, डी को यहाँ पर वन पुट करते एम पुट करते हैं, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन आ गई। देखिए अब हमारी ये इक्वेशन आई, अब हम इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं, तो क्या आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस यहाँ पर तीन बनाना है तो माइनस टू एम और माइनस एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो m पहले वाले दो से कॉमन कर दिया, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंदर बचा m माइनस टू, यहाँ से माइनस वन का कॉमन कर दिया तो बचा m माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या आ गया हमारे रूट m माइनस वन और आपके m माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, हमारे रूट आए वन और टू। ठीक है, ये हमारे रूट की वैल्यू आई वन और टू, m इज इक्वल टू क्या आया वन और टू। अब ये हमारी वैल्यू आ गई, देखिए यहीं पर बगल में सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर मैंने एरो लगा दिया, इसके बाद यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पर इस टाइम में जब हमारे ये सॉल्यूशन है तो अब आपका जेड का सॉल्यूशन, क्योंकि हमने जेड में कन्वर्ट करा था, तो जेड का सॉल्यूशन क्या बनेगा, वो आपका बनेगा वाई जेड इज इक्वल टू, देखिए रियल और डिस्टिंक्ट, पहली वाली को आपकी इक्वेशन याद है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सी वन ई की पावर जेड प्लस सी टू ई की पावर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये m की वैल्यू वन आई है और इसकी वैल्यू टू आई है तो आ जाएगा टू जेड। तो ये हमारे यहाँ पर इक्वेशन आ गई जेड के फॉर्म में। आंसर x के फॉर्म में पूछा है तो देखिए इसको वापस से x में कन्वर्ट करेंगे। x के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर e की पावर z को हम x में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका c1x, e की पावर x को हमने z आपका x में कन्वर्ट करा है, e की पावर z को x में, तो c1x प्लस आ जाएगा आपका c2x टू। ठीक है, आपका आ जाएगा c2x2 या फिर c2 2x कर देते हैं, ये पहले लिखेंगे तो सही है, c2 2x। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर वैल्यू आएगी c1x प्लस c2 2x। आंसर आ जाएगा आपका ये c1x प्लस c2 x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर ये अगर पावर आई है नीचे तो e की पावर जाएगी ऊपर, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इसका मेथड नंबर वन। ठीक है, मेथड नंबर टू में हम लोग क्या करते हैं, मेथड नंबर टू में हम लोग यहाँ पर आपका ये y को हम लोग यहाँ पर वो अज्यूम करते हैं आपका x की पावर m। तो यही दिखाता हूँ मैं आपको अगले पेज में, मेथड टू m2, यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, y को हम लोग x की पावर m पुट करते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर आपका इसकी पावर पुट करेंगे तो हमारी ये वैल्यू कैसे आएगी, तो हमारा ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन आपका सिंपली आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, ये हमारा आपका फॉर्म बनेगा आपका इस फॉर्म में। देखिए ये कहाँ गई आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये हमारे इस फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो आपका बीच वाला पार्ट था, ये वाले पार्ट की यहाँ पर नीड नहीं होती आपके इस टाइम पे जब हम यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इधर पर दिखाता हूँ मैं आपको, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये बनेगी m माइनस वन प्लस am प्लस b इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको आप पुट करेंगे तो m स्क्वायर माइनस m माइनस टू एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। देखिए वो इक्वेशन आ गई है पीछे वाली, इसके बाद तो सेम चीज़ करनी है ये। ठीक है, तो ये चीज़ पुट करेंगे तो आप m की वैल्यू वन
और m की वैल्यू 2 आ गई। बस m की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 2 आ गई, तो इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे और आंसर सिमिलर आ जाएगा आपका, ये आंसर नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, del 2 बाई del एक्स स्क्वायर जेड -4, मतलब इस टाइप से है आपका del 2 जेड अपॉन del एक्स स्क्वायर -4 del 2 जेड अपॉन del एक्स वाई, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डबल आपका पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा है, प्लस 4 del 2 जेड अपॉन del वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहाँ पर हमारी इक्वेशन दी है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए, ये वाला जो आपका टॉपिक है, जैसे आपने पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था ना, लीनियर वाला, सेम उसी टाइप का ये वाला आपका टॉपिक है। देखिए, इसमें हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर हमारी जो आपका पहले वाले जो हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, तो वहाँ पर हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या आते थे, वहाँ पर हमारे आते थे C1 और C2। ठीक है, कब आते थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में। लेकिन हमारे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके केस में हमारे क्या आते हैं, यहाँ पर हमारे आते हैं आपके आर्बिट्ररी फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं आपका F1 या F2। ठीक है, यहाँ पर F के से दिखाते हैं इसको, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में हम लोग C1 C2 के उसमें दिखाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसके आपके जो आपके वेरिएबल होते हैं, ये आपका एक्स वाई होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी मेथड होती है उसको हम लोग क्या कैसे करते हैं, यहाँ पर हम इसको दिखाते हैं आपको। हम लोग यहाँ पर जो हमारी मेथड होती है वो होती है आपकी इक्वेशन ऑफ ऑपरेटर फॉर्म। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर मेथड होती है। इसमें हम क्या करते हैं, एफ जो होता है वो d इंटू डी डैश जेड इज इक्वल टू 0, हम ये पुट करते हैं। देन यहाँ पर जो d की वैल्यू है उसको हम लोग m पुट करते हैं, डी डैश की वैल्यू वही सेम 1 पुट करते हैं। और अगर यहाँ पर वही 3 केस बनते हैं जैसे इस आपके ऑर्डिनरी के टाइम में बनते हैं, यहाँ भी आपके 3 केस बनते हैं। तो केस नंबर 1 क्या है, जब आपके यहाँ पर आपके रूट आपके रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, मतलब M1 M2 आपके रियल हो लेकिन सेम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनेगी, आपकी सॉल्यूशन बनेंगे, वो F1 आएगा, y के साथ आएगा y प्लस M1x प्लस F2 आएगा, देन y के साथ आएगा आपका M2x। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर बनता है। केस 2 दिखाता हूँ मैं आपको। केस 2 जब आपका M1 M2 के बराबर हो और वो एक कोई कांस्टेंट M के बराबर हो, तो यहाँ से जो सॉल्यूशन बनते हैं हमारे, z इज इक्वल टू आता है आपका F1 y प्लस mx, कोई इक्वेशन एक ही है, मतलब m रूट एक ही है तो mx आएगा, देन प्लस x। बस यहाँ पर क्या हुआ, रिपीट वाले में सेम उसमें x का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी x का मल्टीप्लाई होगा, x इंटू F2 y प्लस mx। ठीक है, हमारा ऐसा करते हैं। बाकी अगला क्या है, अगर हमारा नॉन होमोजीनियस के आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट हैंड साइड 0 हो जाए, तो हमें यहाँ पर आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल और आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दोनों निकालने पड़ते हैं। तो हम पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन हम चेक करते हैं कि इसके रूट आपका रियल है, मतलब आपके दोनों डिस्टिंक्ट है, या फिर आपके दोनों सेम है, या फिर आपके इसमें डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर तो 0 तो थर्ड केस तो लगेगा नहीं, पहले वाले 2 केस में ही कोई ना कोई केस होगा। तो देखिए इसको अगर मैं यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, d2 बाई डी को लिखेंगे आपको d स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका d स्क्वायर माइनस 4, आपका पहली बार डिफरेंशिएशन को d, सेकेंड बार के लिए आपका d डैश आएगा प्लस 4 d डैश 2, और बाहर क्या ले लेंगे हम कांस्टेंट z इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब मैं इसको यहाँ पर दिखाऊँ, 1 मिनट, अगर आप नहीं समझे हो तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये होता है आपका जैसे d2 स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा रहा हूँ, d2 इंटू 2 है डी डैश प्लस a2 d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू 0। इस टाइप की अगर एक इक्वेशन है तो मैंने अभी बताया हम d को m से रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पर जो आपके d की पावर क्या था आपका, d की पावर 1, मतलब d डैश को हम लोग यहाँ पर 1 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे रूट क्या आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर हम लोग पहले करेंगे इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, देन रूट फाइंड करते हैं।
तो ऑक्सिलरी इक्वेशन चेक करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या, डी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, एम, तो डी स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर आ जाएगा -4, ये डी की जगह क्या आ जाएगा, डी की जगह आ जाएगा एम, और आपका डी डैश की जगह आ जाएगा 1 +4, डी डैश की जगह आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो गए, और इज इक्वल टू 0। तो ये क्या इक्वेशन बनी, ये बनी आपकी एम स्क्वायर -4m +4 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बनी। अब आप रूट निकालेंगे इसके, क्या आएगा आपका एम स्क्वायर, दोनों सेम है तो आपको पता है एम स्क्वायर, यहाँ पर -2m +4 इज इक्वल टू 0, तो पहले वाले से आगे आपका m-2, ठीक है, और सेकंड वाले से भी आगे आपका m-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारे रूट बने, m की वैल्यू आ गई आपकी दोनों केस में 2, तो ये किस टाइप के रूट है, ये है आपके रिपीटेड रूट्स, मतलब यहाँ पर m की वैल्यू ही, मतलब m की वैल्यू है आपका, वही आपकी m1 की वैल्यू है, वही आपकी m2 की वैल्यू है, विच इज़ इक्वल टू 2। तो इस टाइप के उसके लिए सॉल्यूशन क्या होते हैं, जनरल सॉल्यूशन होते हैं y इज इक्वल टू f1 y प्लस mx प्लस x का मल्टीप्लाई होगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, x का मल्टीप्लाई होगा, देन f2 y प्लस mx, ये आपके जनरल इक्वेशन है इसको सॉल्व करने की। अब देखिए क्या पुट करना है आपने, इसकी जगह 2 पुट करना है बस, तो क्या आ जाएगा f1, ठीक है, f1 ये y प्लस m की जगह 2 है, विच इज़ 2x प्लस x, ये हो जाएगा f2, इसकी जगह क्या आ जाएगा y प्लस ये 2x, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन ये आएगा f1 y प्लस 2x प्लस x f2 y प्लस 2x। f1 y प्लस 2x, f1 y प्लस 2x, तो ये पहला वाला हो जाएगा गलत, पहले वाले में x ही नहीं है, या ये सही होगा या ये सही होगा, इसमें आ रहा प्लस, यही देख लेते हैं। तो आंसर नंबर बी, z इज इक्वल टू f1 y प्लस 2x प्लस x f2 y प्लस 2x, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे इसके थ्रू ऐसे आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद करके कर लीजिएगा, हमने कैसे आंसर निकाला है इस फॉर्म का चेक करके, ठीक है। 2 फॉर्म देखते हैं यहाँ पर, अगर दोनों सेम है, मतलब दोनों अलग अलग है तो ऐसे देखेंगे, अगर नहीं है तो हम ऐसे देखेंगे, ठीक है। और थर्ड केस में हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दोनों निकालते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये आपका दिया है u(x)(x) प्लस 4u(xy) प्लस 4u(yy), मतलब डबल डिफरेंशियल हो रहा है आपका x y का, ये x का, ये x और y का, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे किस टाइप की आपकी इक्वेशन बनेगी, इलिप्टिकल बनेगी, पैराबोलिक बनेगी, हाइपरबोला बनेगी, या फिर सर्कल बनेगी, ये हमारी किस टाइप की ये बनेगी, ये हमें बताना है। देखिए ये हमारी आपकी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो ये है आपकी सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे तो ये हमारा होता है a इंटू u(x)(x) प्लस b इंटू u(xy) प्लस c इंटू u(yy), ठीक है, ये हमारा होता है इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है 0। तो यहाँ पर क्या बनता है, जो आपके ABC कांस्टेंट है ना, यही आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 मिनट कलर, देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर यहाँ पर हमारी b² जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, अगर ये आपका लेस देन 0 है, ठीक है, अगर आपका b² माइनस 4ac यहाँ पर इज इक्वल टू 0 है, या फिर आपका b² माइनस 4ac इज इक्वल टू ग्रेटर देन आपका 0 है, तब क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमारे 3 केस बनते हैं, मैं तीनों केस दिखाता हूँ। जब हमारा b² माइनस 4ac आपका यहाँ पर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, तो आपका कैसा बनता है, ये हमारा बनता है इलेप्टिक, ठीक है। देन यहाँ पर जब ये आपका b² माइनस 4ac 0 है, तो हमारी पैराबोला की इक्वेशन बनती है विच इज़ पैराबोलिक। अगर वहीं आपका ये आपका ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आता है, तो ये बनता है आपका हाइपरबोला या हाइपरबोलिक। तो हम इस इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे कि ये क्या है। देखिए हमारी आपका क्वेश्चन था आपका u(x)(x)
प्लस 4uxy प्लस 4yy प्लस 4uy इज इक्वल टू 0। यहाँ पर u भी होगा ना ये। तो देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर बाय कंपेयरिंग देखिए पहले वाले में a का कोफिशिएंट 1 है, देन b की वैल्यू यहाँ पर 4 है और c की वैल्यू 4 है। ये देखिए इसके साथ कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो क्या चेक करेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या आ रहा है। तो b की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू a की वैल्यू है आपकी 1 और c की वैल्यू है 4, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 आ गया। अगर ये 0 आता है तो हमारा क्या बनता है, पैराबोला। तो इट इज़ अ पैराबोलिक इक्वेशन। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर बी, ये हमारी पैराबोलिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका इम्पॉर्टेंट था, ये आपके तीन ही चीज़ आते हैं। बाकी सर्कल की इक्वेशन तो आपने देखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वाली होती है। ये आपकी इलिप्स की है, ये आपकी पैराबोला की है और ये आपकी हाइपरबोलिक एक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हुआ। अगला देखते हैं। अगला दिया है आपका लैग्रांजे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए लैग्रांजे का जो आपका क्वेश्चन है ये एक बार ईएस में आ रखा है, उसके अलावा किसी भी एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी मैंने ले लिया, सिंपल था। तो ये आपका दिया है आपका एक्स डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी जेड अपॉन डी वाई इज इक्वल टू जेड। ये हमारी यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। तो हमें यहाँ पर इसके सॉल्यूशन बताने, सॉल्यूशन क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपके जब भी आपने यहाँ पर लैग्रांजेस का देखते हैं तो हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। मैं उसको दिखाता हूँ अगले पेज में। तो देखिए जो हमारा यहाँ पर लैग्रांजेस का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लैग्रांजे स्पेलिंग चेक कर लेना, लैग्रांजे इस टाइप की होगी। लैग्रांजे की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके लीनियर, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बड़ा पी प्लस छोटा पी, पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। ठीक है, जहाँ पर जो स्मॉल पी है, स्मॉल पी के लिए ऐसे दिखाता हूँ, स्मॉल पी की जो वैल्यू होती है वो डी जेड बाई डी एक्स होती है और यहाँ पर स्मॉल क्यू की जो वैल्यू होती है डी जेड अपॉन डी वाई होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर इसके थ्रू सॉल्व करते हैं। देन यहाँ पर हमारी क्या बनती है, यहाँ पर हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है जो होती है आपकी डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन बनती है। जब हमारी इक्वेशन ये आपकी कंप्लीट हो जाती है तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन करते हैं। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मतलब आपको एक मिनट इसे दिखाता हूँ। इसका मतलब होता है आपका जो आपका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन पहला है उसमें हम एक्स वाई जेड में से किसी दो को हम लोग लेते हैं, देन हम लोग यहाँ पर C1 की वैल्यू निकालते हैं। देन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दूसरा आता है, एक्स वाई जेड में से किन्हीं दो की वैल्यू लेके हम लोग C2 की वैल्यू निकालते हैं और जो फाइनल हमारा आंसर आता है विच इज़ 5 U1 U2 वो हमारा आता है 0। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये निकालने का। तो इसका एक क्वेश्चन मैंने आगे भी लिया है, खैर पहले इसको दिखाता हूँ ये कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारी ये आपकी फॉर्म थी, तो इसमें हम लोग यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने बताया क्या होती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी बनेगी आपकी डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड। ठीक है, तो हम लोग पहले वाले दो टर्म है, ये पहले वाले दो टर्म से पहले इनसे करते हैं फिर इनसे करेंगे। तो पहले वाले जो हमारे दो टर्म है इससे हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो क्या बनेगा आपका डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। तो इसका अब डी एक्स अपॉन एक्स का अगर आप लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे तो हमारा ये क्या आएगा, ये आएगा आपका ln ऑफ एक्स प्लस आपका ln ऑफ वाई। तो एक कॉन्स्टेंट मान लेते हैं इसके साथ ln ऑफ u1। तो वही ये u1 की वैल्यू निकालते हैं। तो u1 क्या आ जाएगा, ln से ln दोनों जगह कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका ln u1 की वैल्यू आएगी x अपॉन वाई। सिमिलरली हम लोग सेकेंड केस के लिए करते हैं यहाँ पर इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका डी वाई अपॉन वाई, लास्ट बाकी के दो के लिए डी जेड अपॉन जेड। ठीक है, वही सेम चीज़ क्या बनेगा आपका ln वाई इज इक्वल टू ln जेड प्लस ln कोई कॉन्स्टेंट u2। ठीक
ठीक है। तो यहाँ से u2 की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी आपकी y/z। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर इसका जनरल सॉल्यूशन बनाना है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करा मैंने, जो पीछे बताया था आपको, ये करा था। ये जनरल सॉल्यूशन के लिए इन दोनों को पुट एक साथ पुट करके 0 पुट करना है। तो जनरल सॉल्यूशन बनेगा आपका, जनरल सॉल्यूशन जो हमारा यहाँ पर बनेगा वो बनेगा आपका phi u1 u2 इज इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू phi xy अपॉन yz इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बनी, ये xy और yz इज इक्वल टू 0। तो आंसर हमारा आया ये phi xy yz इज इक्वल टू 0। phi एक ही ऑप्शन में देखिए phi xy yz इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी आपकी इक्वेशन थी और ऐसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई। देन आपके पहले वाले 2 से, देन सेकंड वाले 2 से u1 और u2 की वैल्यू निकाली। देन जनरल सॉल्यूशन के लिए ये इक्वल टू 0 पुट करना है इनको, उनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके आंसर निकाला, ठीक है। तो ये हम ऐसे सॉल्व करते हैं ये वाले क्वेश्चन। अगला देखते हैं। देखिए अगला है आपका व्हाट इज़ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसकी आपकी ऑर्डर और डिग्री क्या है। देखिए थोड़ा इस टाइप का था, एरो तो मैंने डाला था लेकिन ऊपर नहीं हुआ है ठीक है। ये y² था और इसकी पावर है आपका ये 3/2, ये यहाँ पर था। एरो मतलब ऊपर ही ऐसे समझ जाइएगा आप, y". तो हमें बताना है कि यहाँ पर आपका ऑर्डर और आपका डिग्री क्या होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। देखिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, वैसे पता होगा लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है बताने का। तो ऑर्डर क्या होता है, जो हमारे इक्वेशन के जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होती है वो होता है, ठीक है। इक्वेशन में ये इक्वेशन का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, ठीक है। और डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है जो यहाँ पर आप जब आप रेडिकल या फिर फ्रैक्शन मतलब घातांक या फिर फ्रैक्शन को आप लोग क्लियर करते हैं ना, उसके बाद क्लियर करने के बाद जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को हम कहते हैं डिग्री, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑर्डर क्या है, इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो इक्वेशन की हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। और डिग्री क्या होती है, जब हम लोग वही जो आपका हाईएस्ट आपका डेरिवेटिव है उसकी पावर, कब, जब आपको यहाँ पर रेडिकल और फ्रैक्शन को आप यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है, ये आपके घातांक के फॉर्म में मतलब रेडिकल के फॉर्म में, इसको हमें यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा और नॉर्मल इंटीग्रल के फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन था आपका क्या था, 1+ इसको dy/dx करता हूँ y' को, 1+ dy/dx का स्क्वायर था और ये क्या था, ये 3/2, 3/2 इज इक्वल टू k और y'। तो k y' मतलब ये होगा आपका d2y/dx, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर से वैल्यू थी। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर से पहले हम इसको आपको कंपनसेट करेंगे। तो ये घातांक को जो फ्रैक्शन है उसको कंपनसेट करने के लिए 3/2 को हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड। तो स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तभी आपका 2 से 2 कट जाएगा तो आपको नॉर्मल वैल्यू बन जाएगी। तो ये क्या बनेगा, 1+ dy/dx के स्क्वायर की होल पावर, यहाँ पर हो जाएगा 3/2 × 2, 3/2 × 2 विच इज़ 2 से 2 कट जाएगा तो पावर आ जाएगी 3। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका स्क्वायर करना है तो k स्क्वायर, यह आ जाएगा d2y/dx का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आ गई। तो अब आप इसमें चेक करेंगे कि सबसे हाईएस्ट वाली यहाँ पर डेरिवेटिव कौन सा है। देखिए ये आपका पहला है डेरिवेटिव और ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो ये आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है आपका, d2y/dx। ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसलिए ऑर्डर हो जाएगा हमारा, ऑर्डर आ जाएगा हमारा ऑर्डर 2। और हाईएस्ट आपके डेरिवेटिव की पावर यही हमारी क्या होती है, ये होती है आपकी जो आपकी उसको हम बोलते हैं आपका डिग्री, ठीक है। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर
डेरिवेटिव की पावर यहाँ पर कितनी है, वो है आपकी 2। ठीक है, ये ऐसे करके समझ जाएगा, ये आपकी 2 इसकी वैल्यू है, और ये जो 2 वाला है d2y/dx वो इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 दोनों का आंसर यहाँ पर 2 आएगा। आंसर नंबर बी, ऑर्डर भी 2 है और आपका डिग्री भी 2 है। ठीक है, अगला देखते हैं, ये है आपका फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है आपकी इस इक्वेशन के। इक्वेशन है आपके dy/dx इज इक्वल टू e की पावर 3x माइनस 2y, और आपका गिवन है y 0 की वैल्यू, इस फंक्शन की 0 पे वैल्यू आपकी 0 है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये आपके होते हैं आपके वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। देखिए अगर आपके दिखाता हूँ वेरिएबल सेपरेशन मेथड क्या होती है। अगर आपके वेरिएबल सेपरेट हो सके तो हम यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन का यूज़ करते हैं। देखिए अगर आपके यहाँ पर फंक्शन है कोई fy dy, और इसको हम लोग यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं gx dx इस फॉर्म में। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका इस फॉर्म में e की पावर e में है ना, तो इसको अगर हम e की पावर a माइनस बी अगर इस फॉर्म में है, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में पावर यहाँ पर अब मल्टीप्लाई हो जाती है e की पावर a इंटू ई की पावर माइनस बी। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, e की पावर a अपॉन e की पावर b, माइनस को अगर नीचे भेजेंगे तो हमारी इस फॉर्म में होती है। ठीक है, जब हमारी आपके पावर सेपरेट, मतलब ये आपकी वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो हम यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड का यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमारी ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा आपका e की पावर 3x, ठीक है, इंटू यहाँ पर e की पावर आ जाएगी माइनस 2y। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर एक x का वेरिएबल आ गया और एक y का वेरिएबल आ गया इस टाइप के आपके इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब मैं दिखाता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, e की पावर आ जाएगा आपका क्या था, e की पावर 3x, e की पावर 3x, और ये था आपका e की पावर माइनस 2x आता है, e की पावर माइनस 2x इंटू e की पावर माइनस 2y। ये था हमारी इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इसको आपको कंबाइन करते हैं तो हमारा ये आता है, इसको हम यहाँ पर से भेजते हैं उधर को, तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करके आता है e की पावर 2y इंटू डी वाई, ये इज इक्वल टू हो जाता है e की पावर 3x इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx। तो e की पावर 2y का हम लोग यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करेंगे, तो e की पावर 2y का e की पावर 2y होगा, ये कॉन्स्टेंट टर्म का नीचे आ जाएगा, ये e की पावर 3x का हो जाएगा e की पावर 3x, कॉन्स्टेंट आ जाएगा नीचे विच इज़ 3। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू एक साथ में कॉन्स्टेंट लगाते हैं c। तो यहाँ पर क्या दिया है हमारे, इसके साथ साथ दिया था आपका ये आपकी इसकी वैल्यू 0 है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 0 है और y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग c की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि इनिशियल कंडीशन से हम लोग c की वैल्यू निकालते हैं, यहीं पर करता हूँ। तो इनिशियल कंडीशन से हम लोग यहाँ पर c की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू जब हम 0 पुट कर रहे हैं और y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी आपकी e की पावर 0/2 इज इक्वल टू e की पावर, ये आपकी ये भी 0 है, 0/3। तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर 0 मतलब 1 विच इज़ 1/2 इज इक्वल टू आपका 1/3 प्लस c था प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या निकालेंगे, c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3 माइनस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से जो हमारी c की वैल्यू आई, c की वैल्यू आई 1/6। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग इसको यहाँ पर से अगर हम पुट करेंगे तो हमारी अल्टीमेटली यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी e की पावर 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस 1/6। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। अच्छा, 1/6 के फॉर्म में नहीं है, अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग 6 को ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं इस इक्वेशन में। देखिए
ऊपर हम लोग यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से कट जाएगा, 2 3 6, ये 6 से 6 कट जाएगा और यहाँ पर आएगा 6 से 2 बार कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ई की पावर, ये आ जाएगा 2y इंटू 3 आ गया इज इक्वल टू, ये कितना बजेगा 2e की पावर 3x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यू आएगी आपके 3e की पावर 2y प्लस 2e की पावर 3x। 3e की पावर 2y, एक ये ऑप्शन नंबर सी, 3e की पावर 2y प्लस 2e की पावर 3x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आंसर आया ये। तो हमने ऐसे सॉल्व करा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पर होगा, जिसमें पार्ट 2 करेंगे, बाकी रिमेनिंग 10 क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच।